चलिए लिखेंगे और अपलोड भी करते हुए जा रहे हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन को कई कई तरह से अपलोड कर रहे हैं, उसको आप लोग करते जाएंगे। अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित था, जबकि नैनार शैव धर्म से संबंधित था। ध्यान से सुनेंगे, देखिए अलवार ये वैष्णव धर्म, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये वैष्णव धर्म, ठीक है, और नैनार की बात करेगा तो ये शैव धर्म, ये शैव धर्म। अब एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछेगा कि अलवारों की संख्या कितनी थी, तो ये अलवारों की संख्या 12 और नैनारों की संख्या कितनी थी, तो 63 हो गया। आगे नेक्स्ट, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश को गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम यानी प्राचीन काल में या दक्षिण में, प्राचीन में भी लिख सकते हैं, मंदिर में प्रवेश को गोपुरम कहा जाता था। और सुनेंगे विमान नुमा मंदिर पे जो बने रहते थे, आज भी आप देखते होंगे कि मंदिर के ऊपर वाले भाग पे ऐसा एक ऐसा चित्र बना रहता है, इसको बोलते थे विमान नुमा। विमान नुमा यानी विमान के जैसा, विमान के जैसा, विमान नुमा हो गया। आगे चोल काल अपने नौसेना संचालन कौमा स्थानीय स्वशासन कौमा और प्रशासनिक के लिए जाना जाता था। सुनेंगे, चोल काल यानी चोल वंश में स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या, जो आज हम लोग देख रहे हैं पंचायत और नगर निगम। उसके बाद नौसेना संचालन, नौसेना और प्रशासनिक सेवा के लिए जाना जाता था, यानी प्रशासन तंत्र काफ़ी मजबूत थी, ठीक है। विजयालय इसी से संबंधित है, चोल काल से ही। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए ये पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन। ऐसे स्थानीय स्वशासन जो है वो भारत में 1882 में, ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, स्थानीय स्वशासन। उसी तरह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग एक पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची में ये था। लेकिन देखिए प्राचीन समय में भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई। स्थानीय स्वशासन क्या? केंद्र और राज्य के अधिकारों को कम करके, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए, यानी एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। किसकी बात की गई? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। एक ही आदमी पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा तो फिर तो दिक्कत आती है, तो कामों को बंटवारा कर दिया गया, जिससे क्या हो, विकास की स्थिति आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य ही है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आगे, एलोरा के प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा में कुल 34 गुफाएं थी, ये याद रखिएगा। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में कुल 34 गुफाएं थी, जो आप देख लेंगे, लिखते जाएंगे। कुल 34 गुफाओं में 1 से 29, 1 से 12, पहले 1 से 12 लिखिए, 1 से 12 बौद्ध। एलोरा में 1 से 34 जो गुफाएं थीं, जिनमें 1 से 12 बौद्ध धर्म के लिए, 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए और
30 से 34 जैन धर्म के लिए था। यानी इसमें तीनों समुदाय कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीनों समुदाय कहने का मतलब क्या है, बौद्ध, हिंदू और जैन। सबसे ज़्यादा किसके लिए था, हिंदुओं के लिए, और सबसे कम किसके लिए था, जैन के लिए। ये सब क्वेश्चन याद रखना है। यानी एलोरा के प्रसिद्ध गुफा का निर्माण, ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग, ये याद रखिएगा। दंती दुर्ग। और राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत। ये संस्थापक और ये राजधानी, ये याद रखिएगा। मानखेत क्या थी, राजधानी थी। इस तरह से याद करना है। मानखेत क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, आगे अब देखेंगे पाल वंश से संबंधित। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ये याद रखिएगा। ये जनता के द्वारा पहला निर्वाचित शासक, जनता के द्वारा पहला, अगर हम लोग निर्वाचित शासक बोलेंगे, ठीक है, निर्वाचित शासक बोलेंगे तो ये बोलेंगे गोपाल, ये याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल। अब पाल वंश के समय ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये पाल वंश के समय, और कौन किया था, धर्मपाल, ये याद रखिएगा, धर्मपाल। ये सब क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। यानी पाल वंश का संस्थापक कौन, गोपाल। जनता के द्वारा पहला निर्वाचित शासक कौन, गोपाल। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, धर्मपाल ने। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश की देन है, तो वंश क्या हो जाएगा, पाल वंश। क्लियर हुआ। ऐसे एकदम बारीकी से क्वेश्चन को याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे लिखेंगे। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हुआ। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के आसपास, 712 ईस्वी के आसपास जब उसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। सुनेंगे, यानी भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था, 712 ईस्वी। अब देखिए, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो बताए, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, जो हम आपके सामने रखे कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, तो ये इन्हीं के कारण, यानी आपसी मतभेद के कारण, ठीक है, आपस में मतभेद हुआ तो फायदा कौन उठाया, बाहरी। ठीक है, कन्नौज को लेकर ये लोग आपस में मतभेद किए, ये याद रखिएगा। तो कन्नौज को लेकर जो आपस में जो मतभेद किए तो बाहरी फायदा उठाया, और मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है, ये याद रखिएगा। और कहाँ आक्रमण करता है, सिंध पे। कहाँ आक्रमण करता है, सिंध पे। अब उस समय सिंध का अगर शासक पूछेगा, सिंध का शासक पूछेगा तो ये है दाहिर। ये कौन है, दाहिर। अपलोड कर देंगे इसको, एक बार आप लोग घर में भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 11 12 अच्छे से कर लेंगे, फिर कंपटीशन में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बार बार रिपीट करके हमको बोलना पड़ता है। चलिए आगे लिखेंगे। फरूखी, उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। आगे, किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आगे,
मोहम्मद गौरी अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इसका सेनापति बख्तियार खिलजी काकी था। बख्तियार खिलजी काकी था, जिसने गुप्त काल में स्थापित, ब्रैकेट में कर लेंगे, कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्त काल में स्थापित, ब्रैकेट में क्या करेंगे, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। पूरा डिटेल पढ़ाएं, कुछ कुछ मेन चीज़ यहाँ से पूरा एकदम आज हिस्ट्री पूरा लगभग करा देंगे। उसी तरह फिर जो भी और टॉपिक होगा उसको कराते हुए जाएंगे। फिर एक बार फिर से पुनः हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाखों का दान देने वाला ना। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। चौगान खेलते समय इसकी घोड़े पर से गिरकर मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। क्यों भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी। और इल्तुतमिश किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी नई दिल्ली को बनाई थी। तो देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके नई दिल्ली बनाया, कौन? इल्तुतमिश। तो लाहौर किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये याद रखेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी के आसपास, 6-7 साल भारत में रहा। 1221 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश के समय ही किया गया था। इल्तुतमिश के समय ही किया गया था। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे अंकित। आगे लिखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान। आगे, बलबन को रक्त एवं लौह नीति के लिए जाना जाता है। बलबन को रक्त एवं लौह नीति के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए याद करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए याद किया जाता है। आगे, नेक्स्ट, चलिए, हो गया। तो बलबन तक। अब यहाँ देखिए, ये हम लोगों ने क्या देखा? इसमें हमने ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बाद हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खिलजी वंश हो गया ना, ये खिलजी वंश हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे। जो मेन है उसको लिखवाते जा रहे हैं। लिखिए, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहली बार नहर का निर्माण कराया गया। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहली बार नहर का निर्माण करवाया गया, जबकि सर्वाधिक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। हो गया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी। आत्मकथा किसको बोलते हैं? जो खुद लिखा जाए। आत्मकथा किसको बोलते हैं? जो खुद लिखा जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और एक होता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी की बात करेंगे तो जो दूसरों के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। कोई दूसरा आपका विवरण लिखा, आप खुद अपने बारे में आप कुछ लिखिएगा तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लिखिए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान लेकिन असफल शासक था।
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का विद्वान लेकिन सबसे असफल शासक था। आगे, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जिसने रेहेला नामक पुस्तक लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ब्रैकेट में लिख लेंगे 1336 मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां के द्वारा कोई भी अलग से उपाधि धारण नहीं किया गया था, यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया गया था। जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपहसालार की उपाधि रखी, मलिक और सिपहसालार की उपाधि से खुश रखा, वहीं खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। हो गया। आगे, सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा शहर की नींव रखी गई थी और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया गया था। आगे, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश, क्योंकि लोदी वंश सबसे अंत में आया ना, लोदी वंश का अंतिम शासक था। कैसे लोदी वंश सबसे अंत में आया? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, मिलाने के लिए भी दे सकता है, इसके बाद सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश। तो देखेंगे जैसे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ ना। लेकिन अगर मुस्लिम शासक पूछेगा, याद रखिएगा, तो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। उसी तरह अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोदी किसका? ये दिल्ली सल्तनत हम लोग किए ना, दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन अपने खुद निकालना है बाबू, कैसे तैयार करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आफादाफी में नहीं रहना है, ये ऐसे हो जाता वैसे नहीं, एकदम आराम से पढ़ना है। डिटेल में कराए हैं क्लास के अंदर, अपलोड करना है ताकि कुछ ऐसे तरीके बता दिए जाएं ताकि बच्चे को लगे कि नहीं मुझे ऐसे भी करना है। वन लाइनिंग में करके हमेशा जब भी नहीं मन करे अपना देख लीजिए, एक जगह कॉपी में लिख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश अंतिम आ रहा है वंश में, और इब्राहिम लोदी भी सबसे अंतिम हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का भी और लोदी वंश का भी दोनों नाम एक ही हुआ, बराबर हुआ, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो युद्ध स्थल में मारा जाने वाला कौन? इब्राहिम लोदी। कैसे भाई? 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? 21 अप्रैल 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्लियर हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इब्राहिम लोदी का अंत करके दिल्ली पर किस वंश का शासन प्रारंभ होता है? तो मुगलों का शासन प्रारंभ होता है। नहीं आई बात समझ में? लोदी वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन प्रारंभ होता है? मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। सोचिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। रटना बिल्कुल नहीं, आप लोग केवल रट के आते हैं।
कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। क्लियर हुआ? जैसे हमने क्या बोला, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी किसके युद्ध में मारा गया? पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी मारा गया तो बचा कौन? बाबर। तो शासक कौन, अब शासक कौन बनेगा? बाबर। तो बाबर ने किस वंश की स्थापना किया? किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश का संस्थापक था। क्लियर हुआ? इस तरह से करना है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले जो टॉपिक जो होगा, जो अपलोड भी करेंगे, पूरा मुगल से लेकर उत्तर मुगल कालीन तक चलेंगे और उसमें आधुनिक को भी ऐड करते हुए 2-3 वीडियो में पूरा का पूरा वन लाइनिंग करके समाप्त कर देंगे। ठीक है?